ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ARS के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये एक मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है आपका JEE 2021 एग्जाम्स के लिए। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ARS स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो जैसे कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल और टॉपिक सारी चीज़ें देख ली होंगी थंबनेल वगैरह में। आप लोगों को ये क्वेश्चन है मेरा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आप लोग JEE क्रैक नहीं कर सकते? वीडियो आगे देखने से पहले स्टॉप करके मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कि क्या आपको लगता है कि आप क्रैक नहीं कर सकते। अगर नहीं तो ऐसा लिखो, अगर लगता है कि हाँ क्रैक कर सकता हूँ तो वैसा लिखो। इस वीडियो में मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताने वाला हूँ, अपनी एक स्टोरी आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को एक जरिया मिलेगा, एक तरीका मिलेगा कि किस तरीके से आप अपने आगे अगले 2-3 महीने में JEE में बहुत अच्छा रैंक ला पाओगे। अगर अभी तक की सिचुएशन में आपसे कुछ भी नहीं हुआ है ढंग का, तो अगर आप लोग ये 7 से 8 मिनट मेरी बातों को अच्छे से सुन लो तो अगला जो स्टेप आप लोगे इस वीडियो को देखने के बाद में, वो शायद आपकी जो सफलता होगी उसकी पहली स्टेप जो है वो हो सकती है। सबसे पहले बात करूंगा मैं अपने प्रिपरेशन टाइम के बारे में। आप लोगों को बताया मैंने कई बार कि मेरे को ड्रॉप लेना पड़ गया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स आए थे JEE मेन में 110, सिर्फ 110 मार्क्स आए थे मेरे 360 में। उस टाइम 360 का होता था और बोर्ड का जो परसेंटेज है वो भी ऐड होता था, मिक्सचर होता था। 60% बोर्ड का वेटेज, 40 JEE का वेटेज, इस तरीके से मिक्स करके रिजल्ट आता था। 1,20,000 के पार रैंक आई थी, मतलब कि कहीं दूर दूर तक NIT वगैरह कुछ नहीं मिल रहा था। ड्रॉप करके मेरे को कोटा जाना पड़ा था। मैंने आप लोगों को अपने स्ट्रगल के बारे में बताया। मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, लड़की के पीछे, एडिक्शन के पीछे, बहुत सारी चीज़ों के पीछे। मैंने कोटा में भी लगभग 6-7 महीने बर्बाद कर दिए थे। लास्ट का 2-3 महीना मेरे पास बच रहा था और मेरे मॉक टेस्ट में, जो मैं घर में बैठ के मॉक टेस्ट दे रहा था, चाहे मैं कोचिंग में मॉक टेस्ट दे रहा था, मेरे जो स्कोर आ रहे थे वो 90 से 100 के आसपास आ रहे थे, या 110 कभी कभी आ जाते थे। क्लियरली समझ आ गया था कि 60 से 70 नंबर और बढ़ाने की ज़रूरत है, तब जाके NIT जो है मिल पाएगा उस टाइम के सिचुएशन के हिसाब से। अब होता ये था कि जब भी हमारे कोचिंग में एग्ज़ाम होता था, JEE मेन का, IIT लेवल का कोई भी एग्ज़ाम होता था, मैं रेजोनेंस कोटा में था। और रेजोनेंस कोटा के जो ड्रॉपर बैच होते हैं, रिपीटर बैच जो होते थे, उसका जो टॉप बैच होता है R1 बैच, उस बैच का मैं स्टूडेंट था। हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट भी उस बैच से पढ़ रहे होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैं R1 बैच का स्टूडेंट था। वहाँ पर टॉपर्स भी होते थे जो IIT ऑलरेडी क्वालिफाई करके आए हैं, मतलब पिछले साल जो भी IIT क्वालिफाई करके आए हैं वो भी उस बैच में होते थे। मेरा सिलेक्शन उस बैच में हुआ था टेस्ट के थ्रू। मैंने रिटन टेस्ट में अच्छा किया था, तो उसके बेसिस पे मेरे को उसमें सिलेक्शन शायद मिल गया था। मेरे को ऐसा लगता है शायद उसके बेसिस पे मिला होगा, ठीक है, मुझे नहीं पता। बट मैं टॉप बैच में पढ़ता था, जहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो लगभग IITians ही थे और क्रैक करके ही आए थे IIT। और ऐसा ही माना जाता था कि उस बैच में सबका IIT में सिलेक्शन हो जाता है, मतलब क्रैक तो सभी कर लेते हैं। और ये बात का तसल्ली मेरे को बाद में जाके हुआ, जब मेरा भी क्रैक हो गया तो मुझे समझ आया कि हाँ, मैक्सिमम बच्चे जो उस बैच में होते हैं वो क्रैक तो कर ही लेते हैं IIT, मतलब गारंटी मान लो लगभग कि हाँ 90% से ऊपर बच्चे क्रैक तो कर ही लेते हैं, ठीक है। रैंक भले ही थोड़ी पीछे आ जाए, क्रैक तो कर ही लेते हैं। अब वहाँ पर बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे और लकीली क्या हुआ था, मेरी जो सीट है, कभी कभार मैं अच्छे स्टूडेंट के पास बैठ जाता था जो एकदम टॉपर काइंड ऑफ थे और जो बहुत एकदम पक्का ही होता है ना जिन लोगों का कि इनका तो IIT होगा ही होगा, उन बच्चों में से थे। अब होता ये था कि जब JEE मेन का एग्ज़ाम होता था, उसमें से एक लड़का था, मुझे आज भी याद है, तो उस लड़के के बगल में मैं बैठता था और जब क्लास में टीचर क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करा रहे होते थे, फिजिक्स के स्पेशली, तो मैं उस लड़के से पहले आंसर कर देता था और उसकी थोड़ी सी मेरे से काइंड ऑफ जल जाती थी, है ना। बट वो कुछ ऐसा बोलता नहीं था मेरे को डायरेक्टली, बट उसके एक्सप्रेशन से समझ आता था कि मैं बहुत जल्दी फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था, उससे भी फास्ट कर लेता था। बट प्रॉब्लम मेरे साथ में ये थी कि मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था, ओवरऑल नॉलेज मेरे को नहीं थी। कुछ स्पेसिफिक पार्ट मेरे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और कुछ पार्ट मेरे एकदम ही ढीले थे। जबकि जो टॉपर होता है ना, आज मैं आप लोगों को बात बता रहा हूँ, जो टॉपर होता है, जो अच्छा बच्चा होता है, उसके सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट होती है। टॉपर वो नहीं होता जो 5 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ ले, 5 चैप्टर अच्छे से ना पढ़े, जो मेरी प्रॉब्लम थी। टॉपर वो होता है जो 10 के 10 चैप्टर पढ़े, भले ही थोड़ा सा नीचे लेवल से पढ़ ले, ठीक है। मैं 5 चैप्टर में बहुत स्ट्रांग हूँ, ठीक है, वो 5 चैप्टर में ठीक ठाक है, मतलब टक्कर ले लेगा मेरे से। लेकिन जो बाकी के 5 चैप्टर मुझे आते ही नहीं, उसको आते तो उसमें तो वो आगे निकल जाएगा ना। तो आपको ओवरऑल बैलेंस बनानी बहुत ज़रूरी है पढ़ाई में। अब बात ये होता था कि जब भी मैं JEE मेन का एग्ज़ाम देके आता था कोचिंग में, और वो दोस्त हमेशा पूछता था, जब भी मैं आता था क्लास और वो बैठा रहता था, वो मेरे से बार बार पूछता था कि कितने मार्क्स बन रहे। कोचिंग में लिस्ट लगती थी,
है ना, और हम लोग चेक भी करते थे कि कितने मार्क्स आ रहे क्या आ रहे। तो वो मेरे से बार बार पूछता रहता था, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं था कि यार ये कितने मार्क्स लाता है। और होता ये था कि हमेशा मेरे मार्क्स होते थे 100 के आसपास, मैं बोलता था 100, 120, 90, 60, 70 इस तरीके से। और फिर मैं रिटर्न बैक में उससे जब पूछता था तो वो कहता था 320, 310, 330 इस तरीके से। और लिस्ट में जब भी नाम आती थी उसकी टॉप में नाम आती थी पूरे रेजोनेंस के अंदर में, पूरे ऑल इंडिया के अंदर में वो 100, 150 के अंदर रैंक हमेशा हर टेस्ट में करता था। ठीक है, अब बात होती है इसके आगे की। ठीक है, ये तो हुआ आपका नज़रिया। आज के टाइम पे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकता है जो सोच रहे हो कि यार आप क्रैक नहीं कर पाओगे। अब इसके बाद क्या हुआ वो सुनना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक मोटिवेटिंग होगा। हुआ ये कि जनवरी के आसपास जब हमारे 3 महीने बचे हुए थे, 2 से 3 महीने बचे हुए थे, तो मैंने एकदम ही कट ऑफ कर लिया था कोचिंग को। पहले तो मैं फिर भी लाइक महीने में 2-3 बार 4 बार चले जाता था। यस, महीने में 2-3 बार 4 बार भी बहुत होता था। कभी कभार चला गया, एक आध पीरियड देख के आ गया, इस तरीके से होता था। हफ्ते हफ्ते नहीं जा रहा हूँ, कभी एग्जाम देने चला गया, इस तरीके से। बट हुआ ये कि मेरे को समझ आ गया कि यार दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। मुझे तरीका समझ आ गया कि ये तरीका तो हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि मैंने 11th-12th में भी कोचिंग ट्राई करी थी फिटजी में, मेरे से वो चीज़ नहीं हो पाई थी कोचिंग के थ्रू। फिर मैंने ड्रॉप ईयर में रेजोनेंस कोटा बेस्ट बैच में मैं पढ़ रहा हूँ, इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ रहा था, रेजोनेंस का बहुत नाम था उस टाइम पे। उसके बावजूद भी मेरे को वो फीलिंग नहीं आ रही थी कि यार मैं क्रैक कर पाऊंगा। तो मुझे समझ आ गया कि मैं उस टाइप का हूँ ही नहीं जो कोचिंग के थ्रू पढ़ पाऊँ। और शायद हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे भी उस कैटेगरी में लाई करते होंगे, जिनको सेल्फ स्टडी से ज़्यादा अच्छा समझ में आता होगा, खुद से पढ़ के, खुद के हिसाब से वीडियो लेक्चर्स देख के, खुद टॉपिक सर्च कर कर इंटरनेट से पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता होगा, इंटरेस्ट लगता होगा। तो मैंने क्या किया, जनवरी फरवरी 2-2.5 महीने 3 महीने एकदम कोचिंग को बंद कर दिया। मतलब कोचिंग की शक्ल भी नहीं देखी मैंने, ना तो कोचिंग की शक्ल देखी, ना कोचिंग में जो लड़की जाती थी उसकी शक्ल मैं देखता था, ना मैंने उसको देखा, किसी को नहीं देखा मैंने। एकदम लास्ट में, मतलब ये भी मैं 2-3 महीना आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल जो सीरियसनेस आई थी ना वो 1 ही महीने की आई थी। ठीक है, मतलब आपको मैं मान सकता हूँ कि मैं जनवरी से बंद कर दिया था, बट फिर भी जो मोमेंटम होता है ना वो गेन करने में फरवरी मार्च लग ही गया था। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि ओवरऑल 2-2.5 महीना, लेकिन जो एकदम सीरियस पढ़ाई होती है वो 1 महीने की। ठीक है, जो लास्ट मंथ की पढ़ाई थी एकदम सीरियस वाली, वो मैंने करी थी जेई मेन के पहले। और 2-3 महीना बिल्कुल भी मैं कोचिंग तो नहीं गया था, चाहे मैं पढ़ाई करूँ चाहे ना करूँ, कोचिंग तो नहीं गया था। और लास्ट महीने मैंने इतनी पढ़ाई करने लग गया था, मैं 17-18 घंटे में सेल्फ स्टडी को देने लग गया था कि मैं एक तरीके से उस जोन में चला गया था कि यार अब तो जेई फोड़ ही दूंगा। सिलेबस तभी भी पूरा नहीं हुआ था, ठीक है, बट कोशिश बहुत की थी, जितना ज़्यादा हो पाएगा कवर करेंगे सेल्फ स्टडी के थ्रू। खुद ही पढ़ता था, खुद ही सर्च करता था, यूट्यूब पे लेक्चर्स देखता था, अपने हिसाब से लेक्चर्स देखता था। ठीक है, जैसे उस टाइम पे प्रदीप छत्रपाल सर होते थे तो उनकी लेक्चर्स देख लिया, और आशीष अरोरा सर होते थे फिजिक्स गैलेक्सी के, उनके देख लिया। मैथ ऑन गो चैनल उस टाइम पे भी था मेरे टाइम पे, तो मैथ ऑन गो के लेक्चर्स देख लिया। इस टाइप का मैं लेक्चर्स देख देख के क्या करता था, सीखता था। किसी के भी रैंडम लेक्चर्स देख लिया, ये 2-3 टीचर के तो नाम मेरे को याद है, बट बाकी किसी के भी लेक्चर्स देख देख के सीख लेता था। खुद ही सॉल्व करता था, खुद ही सोल्यूशंस देखता था, बुक्स में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करता था, दोस्त के साथ बैठता था, डिस्कस करता था। इस तरीके से मैंने पढ़ा 2 से 2.5 महीने। उसके बाद मैं गया कोचिंग में टेस्ट देने। कोचिंग जेई मेन के, एक्चुअल जेई मेन के पहले 2 टेस्ट थी, 2 टेस्ट मैंने दिया। आप मानोगे नहीं, मेरे 180-85 ऐसे नंबर आने लग गए, 185-195 ऐसे मेरे नंबर आए, और मेरे जो ऑल इंडिया रैंक थी वो 300-400 में आने लग गई रेजोनेंस के अंदर में। ठीक है, मुझे बैच से भी निकाला गया था। काफ़ी टाइम तक मेरी परफॉर्मेंस जब खराब थी तो मेरे को उस बैच से भी निकाला गया था, मेरे को पीछे की बैच दे दी गई थी। लेकिन जब मेरे जेई मेन के टेस्ट में अच्छे आने लग गए, ठीक है, मतलब कोचिंग में 180-190 लाना मतलब अच्छा रैंक आ जाता है, काफ़ी बच्चों के 140 और 150 के रेंज में रह जाते हैं। तो 180-190 मेरे आने लग गए। 2 टेस्ट में, दोनों बैक टू बैक मेरे टेस्ट में आए थे। और उसके बाद में जब एडवांस की प्रिपरेशन होती है तो वहाँ मेरे को फिर IIT जो वापस से वही वाला बैच मेरे को मिल गया था। R1 से मेरा R3 हो गया था, R3 से फिर से मेरे को R1 मिल गया था। हालांकि मैं उसके बाद भी नहीं गया था, वो बात दूसरी है। बट आप ये चीज़ समझो सेल्फ स्टडी की कितनी ताकत होती है। और जब मैंने वो 2 टेस्ट दिया ना, जब मैं वो टेस्ट दे रहा था, लास्ट के 2 टेस्ट, मुझे पता था मेरे कितने मार्क्स आएंगे। ठीक है, 2.5 महीने में मैंने अपने आप को पूरा तैयार कर लिया था एक पर्टिकुलर मार्क्स के लिए। मैंने उन 2 टेस्ट में जितने जितने मार्क्स लाए, मुझे पता था जेई मेन में भी मेरे उतने ही आएंगे। आई वॉज वेरी श्योर कि मेरे इससे कम तो नहीं आ सकते। जेई मेन में थोड़ा बहुत डगमगा के मेरे 175 आए, और 175 में मेरी अच्छी रैंक बनी। और आप मानोगे नहीं, जब मैं एडवांस के लिए वापस से कोटा गया और मैं कुछ और दोस्तों से मिला, तो उस दोस्त का जिक्र हुआ। मैंने पूछा कि यार उसके कितने आए हैं, जिस टॉपर की मैं बात कर रहा था ना, उसके रिलेटेड मैंने चीज़ें पूछी दूसरे दोस्तों से मैंने पूछा कि यार उसका क्या हुआ, उसके कितने आए। तो पता चला कि उस टॉपर दोस्त के 160 आए।
ठीक है। और उस दिन मेरे को समझ आया सेल्फ स्टडी की ताकत कितनी होती है। मैंने सेल्फ स्टडी किया 2 से ढाई महीने, वो लड़का 300 पे था, 320 पे था, कहीं तो भी था, मैं 190 पे था। उसके बाद में जब मैंने सेल्फ स्टडी करी और वो लोग सब कोचिंग जा रहे थे, भीड़ भाड़ में वो लोग रिवाइज नहीं कर पा रहे थे सही तरीके से, मतलब जो भी हुआ उन लोगों के साथ मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरा माइंड इतना ज़्यादा फोकस हो गया था जेई मेन पे। उनकी नॉलेज ज़्यादा थी, उस टॉपर की नॉलेज ज़्यादा थी, उस टॉपर ने आईआईटी भी फोड़ा, उसके बाद वो आईआईटी गया, आज वो आईआईटी में पढ़ रहा है, उसका आईआईटी कंप्लीट होने वाला है, 4th ईयर अभी वो कंप्लीट करेगा। नॉलेज उसकी नो डाउट ज़्यादा थी, आईआईटी मटेरियल भी था, लेकिन जेई मेन में मैं अच्छा कर गया उससे, क्योंकि मेरा फोकस जो था वो बहुत अच्छे से जेई मेन की तरफ था और बहुत अच्छे से मैंने जेई मेन एग्जाम को फील किया था। शायद उतने ही अच्छे से अगर मैं आईआईटी के एग्जाम के लिए भी पढ़ा होता तो शायद वहाँ भी मैं कुछ अच्छा कर लेता बहुत ज़्यादा। हालांकि आईआईटी मैंने क्रैक किया, बट 25,000 रैंक आई, तो आईआईटी की सीट नहीं मिली मेरे को, क्योंकि मैंने वहाँ पर वापस से लापरवाही कर दी थी। बट अगर जेई मेन की मैं बात करूँ, 2 से 3 महीने मैंने जिस तरीके से पढ़ाई करी सेल्फ स्टडी से, मैंने उस एग्जाम को इतना अच्छे से फील किया कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। और यही मेरा आप लोगों को सजेशन रहेगा कि अगर आप लोगों को बीट करना है अपने क्लास के टॉपर्स को, उनके जितना अच्छा करना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कब कौन सा 300 का बच्चा 200 में आ जाएगा, कब 100 का बच्चा 200 में आके उस 300 को क्रॉस कर लेगा, कभी पता नहीं चलता है। ठीक है, चुटकी में आप 1 से 2 महीना प्रिपरेशन करो, सेल्फ स्टडी अच्छे से करो, सारे चैप्टर्स को कवर करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करो। कवर तो करो, आप लोग कवर नहीं किए इसलिए आप टक्कर नहीं ले पा रहे। आप में और उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस वो नंबर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, दिमाग का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हेल्थ का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस ये है कि उन्होंने पढ़ रखा है, आपने नहीं पढ़ रखा है। तो आप भी पढ़ लो, उनसे ज़्यादा फास्ट पढ़ लो, तो आप शायद उनको 2-3 महीने में टक्कर दे पाओगे और अपना जेईई में बहुत अच्छा रैंक ला पाओगे। आई होप आपको इससे कुछ मोटिवेशन मिली होगी और आप भी सेल्फ स्टडी की तरफ आगे प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे। अगर कोचिंग के स्टडी से आपका फ़ायदा आज तक नहीं हुआ और आपको भरोसा नहीं आ पा रहा है कि आपका जेईई मेन क्रैक होगा, तो दूसरा तरीका अपना के देखो, शायद सेल्फ स्टडी से आपको भरोसा आ जाए कि आपका जेईई मेन क्रैक हो सकता है और शायद सच में हो भी जाए। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद होगी, आपने कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, चाहे वो जेईई के एस्पिरेंट हो, चाहे वो नीट के एस्पिरेंट हो, ताकि वो सब भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके, इस वीडियो से कुछ मोटिवेशन ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।